हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम 23 अगस्त को आज का पेपर हुआ है यूपी पुलिस परीक्षा का, उसके फर्स्ट शिफ्ट को प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं और उसका आंसर की बताएंगे। और सटीक आंसर देने के लिए हम एनालिसिस कर चुके हैं अच्छे से। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनन्य। ठीक है। दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं। तो शब्द जो है वह धमाका, लड़ाकू, उड़ाक, छिलका। तो आका, आकू, आक और का, इसमें प्रत्यय ठीक ठीक प्रयोग किए गए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य के है पेंडिंग में रखते हैं क्योंकि इसका सही अभी आंसर समझ में नहीं आया है। चौथा प्रश्न है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। तो वर्षा और जनता जो शब्द है वो सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। पांचवा प्रश्न है क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। तो यह जो क्या भूलूं क्या याद करूं, यह पहला भाग है। अगर दूसरे भाग की बात करें तो नीड़ का निर्माण फिर, और तीसरा भाग है जो बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। दूसरा भाग है, पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं हो गया, नीड़ का निर्माण फिर ये दूसरा भाग है, तीसरा भाग बसेरे से दूर और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। अगले आपके पेपर में पूछा जा सकता है किसी शिफ्ट में। छठवां प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। सातवां प्रश्न है देश प्रेम में कौन सा समास है। देश से प्रेम अर्थात जिसमें विभक्ति लग जाती, विभक्ति चिन्ह लग जाता है वह तत्पुरुष समास हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है जुबान पर लगाम न होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब ये जो गद्यांश दोस्तों दिया गया है, इस गद्यांश को हूबहू मैंने कराया हुआ है अपने प्रैक्टिस सेट में, जाकर आप देख लीजिएगा। मैं लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर 9वें के प्रश्न की बात करें तो आज का मानव अपने व्यक्तित्व अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि हमारी विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो क्या देन है इसका बताना है। तो उसमें 10वां का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हो गया है, इसलिए विज्ञानधृत शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही देन है। 11वां प्रश्न है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। तो 11वें प्रश्न का अगर सही उत्तर हो जाएगा तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि। इसी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है 12वां कि साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं, इसलिए आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। ठीक है। 13वें प्रश्न का सही आंसर क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए तभी अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना संभव है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो ओढ़ना जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। इसमें देखिए परा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है और प्र उपसर्ग है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो लल्लू लाल हो जाएंगे प्रेम सागर के रचनाकार। 16 नंबर प्रश्न है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा न दोहराया हुआ। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्षेत्र जो होता है, जैसे मैंने बताया था अपने प्रैक्टिस सेट में कि होता और होती लगा के हम उसको वाक्य में प्रयोग करके पता कर सकते हैं कि कौन शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्षमा की जाती है, घटना होती है, रीति रिवाज होती है। ठीक है। रीति होती है तो क्षेत्र होता है। ठीक है। इसलिए क्षेत्र जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। अभी आई हो तो मतलब संभावना जताया जा रहा है। ठीक। 19 नंबर प्रश्न है कि अशोच अशौच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ठीक। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 19 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिना सोच के और अशुद्धि। ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है। ये बहुत ही सरल है कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 21 का कि भारत में अनेक जातियां हैं।
चलते हैं नेक्स्ट पे। 22 का विस्मयादिबोधक चिन्ह पूछा हुआ है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह ये होता है जो ऐसे करके नीचे बिंदी लगी होती है, ठीक है। ये योजक चिन्ह हो गया, और थोड़ा सा लंबा खींच देंगे तो ये निर्देशक चिन्ह हो जाता है। ये कामा हो गया, उद्धरण चिन्ह कहते हैं, ये अवतरण चिन्ह हो गया, ठीक है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। 23 नंबर प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो यह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें विशेषण चिन्ह के रूप में अच्छा शब्द का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं कि यर लव स, यर लव होता है, ठीक। अगम और आगम शब्दों का सही अर्थ है। 25 नंबर प्रश्न बताना है कि अगम और आगम का सही शब्द अर्थ है, सही अर्थ बताना है। तो बी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा कि दुर्लभ और उत्पत्ति। अगम मतलब दुर्लभ और आगम मतलब उत्पत्ति, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया, ठीक है, अभी अभी खाया है तो खा लिया आसन्न भूतकाल हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि समास का शाब्दिक अर्थ है। समास का शाब्दिक अर्थ आपको पता है कि संक्षिप्त होता है। 28 नंबर प्रश्न है कि इस पंक्तियों में रस बताना है। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटो ही बीज ही पर्यो मूर्छा खाए। मतलब ये देखिए भयानक लग रहा है कि एक और अजगर लख रहा है, एक और मृगराय लख रहा है, तो इसलिए भयानक रस हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो रूपक हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो नरेंद्र जो शब्द है वो राजा शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। इसमें नहीं है बताना है। तो विवश जो है वो मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। चुप, गूंगा, शांत, ये सब मूक का अनेकार्थक शब्द है। 32 नंबर प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है बताना है। तो यह मेरी निजी पुस्तक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें अमृत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है सोम, सुधा और अमी, ये सभी अमृत शब्द का पर्यायवाची है। जो क्षीर होता है वो खीर का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है कौन सा वर्ण दंत नहीं है। तो दंत जो है ट नहीं है, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो वयोवृद्ध के लिए वय धन वृद्ध हो जाएगा, ये सही संधि विच्छेद, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। तो नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 37 नंबर प्रश्न है जिसे सरलता से पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है सुपाठ्य होता है, मतलब अच्छे से पढ़ा जा सके सरलता से। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत का हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। अब देखिए जीएस के प्रश्न आ गए, अब जीएस को प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। भारत का पहला हवाई अड्डा की बात करें तो बम्बई मुंबई में स्थापित किया गया था 1928 में, ठीक है, 1928 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। तो लगभग 40 लाख रुपए रखी गई थी दोस्तों, इसमें सही 40 लाख कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए डी ऑप्शन व्यवसाय के लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, अभी मान के चलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमित शाह जी जो थे वो संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं। संघ मतलब गणराज्य होता है, ठीक है, भारत, ठीक, गृह मंत्रालय के प्रमुख हैं अमित शाह जी। 41 नंबर प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ लिया, 1885 ईस्वी में। 42 नंबर प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। तो पाकिस्तान जो था, मैंने अपने देखिए करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ाया हुआ था इस क्वेश्चन को। तो पाकिस्तान जो है बासमती किस्मों की खेती को वो चुरा रहा था एक तरह से इनको, तो उसी के लिए कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है पाकिस्तान के खिलाफ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 43 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र राज्य। 44 नंबर है चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है। तो चिकनकारी भैया लखनऊ की प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई लखनऊ की हो जाएगी। 45 नंबर प्रश्न है महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लिया जाता है, यही महासागरीय अम्लीकरण का पहला कारण है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 46 नंबर प्रश्न है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। तो स्ट्रिक्स नामक सुविधा जो है वो फेसबुक में है,
ठीक है, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा कंफर्म नहीं है, अभी फेसबुक में ही जाना जा रहा है। ठीक। और 47 नंबर प्रश्न है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम में स्थापित की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 48 नंबर प्रश्न है वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? तो यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, देश हो या देश के बाहर हो, यह वित्तीय स्थिरता विश्व स्तर पर सुनिश्चित करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो अमिताभ बच्चन जी को 2017 के बाद से अमिताभ बच्चन जी GST के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी की जो बीच की सीमा रेखा है वो मैगजीनाट रेखा कही जाती है। इसमें मैगजीनाट रेखा कहीं दिया नहीं है, देख लीजिए, मैगजीनाट रेखा, इसे ही फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा कहा जाता है। इसमें मैगजीनाट रेखा कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 51 नंबर प्रश्न है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 52 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो यूरेनियम तत्व परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। 53 नंबर प्रश्न है द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? तो द स्कारलेट लेटर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन इसका नाथेनिएल हाथोर्न ने द स्कारलेट लेटर पुस्तक लिखी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो रस कुक, सही है, ये लिखा हुआ रस कुक ही नाम है। रस कुक जो है अफ्रीका के आर पार, मतलब पूरे अफ्रीका के इस पार से लेके उस छोर तक दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 55 नंबर प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 56 नंबर प्रश्न पे। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 1985 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था 1985 को। 58 नंबर प्रश्न है कि अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो इसको देखते हैं, ये भी बाद में देख लेंगे। 58 नंबर प्रश्न अभी डाउट में है। 59 नंबर प्रश्न BRI का पूर्ण रूप क्या है? तो BRI के पूर्ण रूप की बात करें अगर 59 नंबर प्रश्न की, तो 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। 60 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। ठीक है, इसको भी अभी डाउट में है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 61 नंबर प्रश्न है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो जुलाई 2006 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 62 नंबर प्रश्न है कि वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो किस सन में किया गया उसी को बताना है। तो 2006 में ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भूटान को जाना जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल जो है ये सर्च इंजन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत नोएडा उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व डाक दिवस, देखिए ये भी सुबह मैंने रात में ही ये सब दिवस से संबंधित प्रमुख दिवसों को डाला हुआ था एक टॉपिक सेशन, और उसमें से इसको काफ़ी जोड़ करके मैंने इम्पॉर्टेंट भी बताया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी बताया था कि क्या हो जाएगा। तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको मैंने बताया था, उसमें देख लीजिएगा, आप फिर से जाके उसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन अभी डाउट में है, इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी को पूछा गया है, तो जागरेब जो है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 69 नंबर प्रश्न को अभी देखिए, इसको भी डाउट में छोड़ देते हैं, अभी इसको क्लियर किया जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? तो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख जी RBI के गवर्नर थे 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान।
ठीक है। 71 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है, ए लाइफ ए मिस स्पेंट। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव कर दिया जाता है, तो उसमें जो सूर्य का प्रकाश होता है अधिकतर नीले रंग में होता है, तो इसलिए आसमान नीला रंग दिखाई देता है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न, ये रमन सुब्बा राव 74 नंबर प्रश्न हो गया कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह क्रिकेट खेल से जुड़े थे। ठीक है। निम्नलिखित में से 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संदर्भ त्वरित यूट्रोफिकेशन है, मतलब बहुत तेज़ी से फैलता है? तो जल प्रदूषण, जल प्रदूषण बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न हो गया। ये हमारे जीएस का लास्ट प्रश्न था। अब रीजनिंग और मैथ के प्रश्न मैं दोस्तों नहीं कराऊंगा। तो ये हिंदी और जीएस के प्रश्न सभी आपके कॉन्फिडेंशियल हो गए, तो आप लोग आगे की तैयारी के लिए इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जिनकी भी आगे 23 के बाद जिनकी परीक्षा है, जिस शिफ्ट में भी है, सभी लोग इसको ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और शाम का सेशन जल्द ही लेकर आने वाला हूँ, और प्रमुख जो इसी टॉपिक से संबंधित जितने टॉपिक से ये सब प्रश्न पूछे गए उन्हीं टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।